हेलो दोस्तों, पढ़ाओ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है और इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू सीरीज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पीवाईक्यू से ही रिलेटेड है। 2023 का है, ठीक है। 2023 का ही डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल जूट बोर्ड 2020 2022 एंड 23 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे। तो नेशनल जूट बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड, BUARD बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड। अब इसका फॉर्मेशन कब होता है ये आपको बताना है। प्लस इसके साथ साथ ही इसका जो फॉर्मेशन होता है 1987 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? तो हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता, कोलकाता। और कोलकाता में ही एक और चीज का हेडक्वार्टर है, नेशनल टी बोर्ड का, ठीक है। तो जब इतना बोर्ड जाने गया है तो दो चार बोर्ड और जान जाते हैं, ठीक है। नेशनल जूट बोर्ड हो गया आपका। नेशनल कॉफी, नेशनल कॉफी बोर्ड, ये कहां पर है? ये आपका है बेंगलुरु। कहां पर? कर्नाटक में, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कब होता है? तो इसका फॉर्मेशन होता है 1931 में। और नेशनल टी बोर्ड का फॉर्मेशन कब होता है? 1953 में, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड जैसे नेशनल टर्मरिक बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अभी रिसेंट में बना, इनॉग्रेशन आपका 2025 में हुआ है इसका। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने किया है, लेकिन इसका जो प्रपोजल था वो जो 2023 में ही आ गया था कि ये इस तरीके का बोर्ड बनाना है, ठीक है। एक अभी जो इस साल का जो बजट है इसमें एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो बोर्ड का, यानी मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है। तो नेशनल मखाना बोर्ड, नेशनल मखाना, मखाना बोर्ड, ये कहां पर बनेगा? बिहार में बनेगा। कहां पर बनेगा? बिहार में। क्यों? क्योंकि मखाना का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन स्टेट है? तो बिहार ही है। तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी बिहार में ही, मतलब इसका बोर्ड का हेडक्वार्टर भी बिहार में ही बनाया जाएगा। और नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है आपका तेलंगाना में, तेलंगाना में निजामाबाद, निजामाबाद, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी बोर्ड से रिलेटेड है। नेशनल जूट बोर्ड कहां पर है? और नेशनल जूट बोर्ड कहां पर है? कोलकाता में। नेशनल टी बोर्ड वो भी कोलकाता में। नेशनल टर्मरिक आपसे पूछा जाए टर्मरिक बोर्ड कहां पर है, तो वो आपका निजामाबाद तेलंगाना में है। अभी रिसेंट में ही इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष, उन्होंने ही ये आपका इसका इनॉग्रेशन किया 2025 में। बट अनाउंसमेंट जो था वो हमारा 2023 में ही हो चुका है। और नेशनल मखाना बोर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपके आ सकता है। मखाना बोर्ड अभी कहां बनेगा? बिहार में बनेगा। अभी 2025-26 का जो बजट है इसमें ये इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है। तो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव, मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव। और मध्य प्रदेश से क्या रिलेटेड याद कर सकते हो? तो यहाँ पर एक सिटी है इंदौर, इंदौर, जो कि आपका क्या है? क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी है कंटिन्यू 7th टाइम से, ठीक है। 7 टाइम से ये क्लीनेस्ट सिटी है, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। साथ ही साथ बिहार से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार, नीतीश कुमार,
ठीक है। और क्या याद रख सकते हो बिहार से रिलेटेड, तो एक तो मखाना बोर्ड है वो याद रख सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट में है वो ई वोटिंग, सबसे पहला स्टेट बन चुका है जहां पर ई वोटिंग हुई है, ठीक है। ई वोटिंग, ई ग्राम कचहरी, ये सब कहां पर हुआ है, तो बिहार में हुआ है। तो बिहार से रिलेटेड इतना चीज याद रखना है। और गुजरात, गुजरात अभी रिसेंट न्यूज में भी था, अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ उससे रिलेटेड। तो इसके जो सीएम है वो कौन है, भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और यहीं पे गुजरात में ही गिफ्ट सिटी बन रहा है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड मोहन यादव है, इंदौर जो कि क्लीनेस्ट सिटी है, 7th टाइम से कंटिन्यू इंदौर है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज है। इन्होंने एक प्रोग्राम है आपका इंतजार करके, एक प्रोग्राम है जो कि आप बोल सकते हो जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। बिहार से रिलेटेड नीतीश कुमार है, ई ग्राम, ई कचहरी, पिंक बस, ये सब बिहार से ही स्टार्ट हुआ है। मखाना बोर्ड बिहार से ही स्टार्ट हुआ है। गुजरात से भूपेंद्र पटेल इनके सीएम है, गिफ्ट सिटी, ये सब याद कर सकते हो। और वेस्ट बंगाल से आप सबको क्या याद रखना है, वेस्ट बंगाल में हमारा क्या है, जूट, नेशनल जूट बोर्ड है। और प्लस जो हमारे बोल सकते हैं आपके यहाँ के सीएम कौन है, वेस्ट बंगाल के सीएम, आपको कमेंट में बताना है। काफी पॉपुलर नेम है, न्यूज में ही मतलब फीमेल ही है, रहती है न्यूज में। तो इतना चीज आपको बताना है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, सेंसस। अब देखो फिर सेंसस से क्वेश्चन आ गया, तो सेंसस से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहला जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, कब हुआ था, 1872, लॉर्ड मेयो के टाइम में। कब हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम। लेकिन ये जो सेंसस हुआ था ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद फिर जो सेंसस हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में, तब से लेकर अभी तक 2011 तक कंटिन्यू था। फिर ये डिसकंटिन्यू हो गया 2011, मतलब 2021 में डिसकंटिन्यू हो गया। यानी 1881 से लेकर अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा था। यानी ये लॉर्ड रिपन ने जो स्टार्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चल रहा था। उसके लिए एक एक्ट आया था 1948 में, जिसको हम सेंसस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये आपके PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ जो सबसे पहला जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था वो हुआ था 1951 में, ठीक है। इतना चीज याद रखना है। और क्या याद रख सकते हो कि जो 2021 में होने वाला था जो पॉपुलेशन सेंसस, वो डिसकंटिन्यू हो गया ड्यू टू कोविड। और वो जो उसका जो उसको गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 2027 में करेंगे। कब करेंगे, 2027 में। और ये होगा 2 फेज में, 2 फेज में होगा, 2 फेज में। और 2027 का पॉपुलेशन सेंसस ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस भी होने वाला है। पॉपुलेशन सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस भी होने वाला है। और जो पहला कास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में वो 1936 के आसपास हुआ था। और आपसे पूछा जाएगा कि पहला स्टेट जो कि कास्ट सेंसस करवाया वो कौन है, तो फर्स्ट स्टेट जो कि कास्ट सेंसस कराया है उसका नाम है बिहार। अब ये पूरे इंडिया लेवल पे होगा कास्ट सेंसस। और कब होगा, 2027 में, पॉपुलेशन सेंसस के टाइम पे ही होगा, ठीक है। उसी समय ये 2 फेज में होगा। और 2026 में जो होगा वो आपके हिमालयन स्टेट में होगा। कहां पर होगा, हिमालयन स्टेट में होगा। ये एक ही फेज में होगा, एक ही फेज में, 1 फेज, ठीक है। तो कभी भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इतना चीज तो आपको याद ही रखना है कि पॉपुलेशन से कुछ बैकग्राउंड जो कि हमें हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुआ था, कौन से एक्ट आया था, सेंसस एक्ट। हाँ, इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, ये कराता कौन है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। कौन कराता है, तो रजिस्ट्रार्ड जनरल ऑफ इंडिया। इसको आरजीआई के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म आरजीआई, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री में आता है, ये हम होम मिनिस्ट्री में आता है, होम मिनिस्ट्री में। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नहीं, पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस जो है वो जो कंडक्ट कराने का पूरी जो जिम्मेवारी होती है वो
गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी पॉपुलेशन सेंसस आए। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि पॉपुलेशन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस इंडिया का क्या रहा है 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहा है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हाईएस्ट डेंसिटी वाला कौन सा स्टेट है, हाईएस्ट डेंसिटी वाला डेंसिटी स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कौन है, तो ये है बिहार। बिहार। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोएस्ट वाला कौन सा है, लोएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू सेंसस, तो ये आपको कमेंट में बताना है, होमवर्क आपका है, ठीक है। कमेंट में बताओ कि कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है, ठीक है, इतना चीज। और इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, ठीक है। राइट आंसर इज 382। क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो क्वेश्चन समझे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरे पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका हूं। आप लोग इसको आंसर करने का खुद कोशिश करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने बहुत बार बताया, अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हो तो डेफिनेटली 100% आप इसका आंसर बता दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन, जस्ट रिवाइज करते हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से लेकर 56 तक चला। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से लेकर कब तक चला, 61 तक चला। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसी को हम पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि विच ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड है। तो जयंत कुमार घोष से रिलेटेड है, नहीं। कांतिलाल मादरी से रिलेटेड है, नहीं, ठीक है। और देवेंद्र बसु से रिलेटेड है, नहीं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रशांत चंद्र महाल। और सेकंड 5 ईयर प्लान में ही हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इसी समय हमारा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिलेटेड कार्वे कमेटी ने रिकमेंड किया था 1955 में। तो इतना चीज आपको कुछ चीजें सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना। और 5 ईयर प्लान से रिलेटेड मैंने कल के वीडियो में बताया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो सब चीज बताया, तो आज रिपीट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम इज द टाइप्स ऑफ। अब देखो बीमा आ गया है, तो बीमा का मतलब ही होता है भाई किससे रिलेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, एडी एंड एडीए स्कीम, पेंशन स्कीम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लोन स्कीम। बीमा आ गया तो भाई सिंपल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अब ये स्कीम कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्कीम स्टार्ट हुआ था मई 2015। आपसे डेट डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो मई 2015, ठीक है। मेन पर्पस क्या था, तो 2 लाख का आपका 2 लाख का जीवन बीमा देना, ठीक है। 2 लाख का जीवन बीमा देना ये मेन टारगेट था। और 18 से लेकर 50 साल के बीच के लोगों को ये देने की बात की थी, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। पेंशन स्कीम से रिलेटेड एक फेमस पेंशन स्कीम है जिसका नाम है अटल पेंशन, अटल पेंशन। अब ये कब आया था, ये आया था जून 2015। अब ये किस लिए आया था, अटल पेंशन योजना किस लिए आया था, तो आपका ये आया था कि आपका जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड था, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब सोशल सिक्योरिटी किसका, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है अनऑर्गेनाइज्ड कौन होते हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वो होते हैं जिनका एक तरीके से बोल सकते हो जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डेली वेजेस अपना डेली कमाते खाते हैं, जिससे रेडी वाले ठेले वाले डेली कमाना करना, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स उन्हें बोला। उन्हीं के सोशल सिक्योरिटी के पर्पज से अटल पेंशन को लाया गया 2015 में, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। हाँ, लोन से रिलेटेड कोई स्कीम है तो बताओ। कल के क्लास में बताया था मुद्रा के बारे में, मुद्रा, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर। तो इससे रिलेटेड इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे रिलेटेड है, तो कब आया, मई 2015। 2 लाख तक इंश्योरेंस देने की बात की गई है 18 से 50 साल के उम्र तक, ठीक है। हाँ, इसमें आपको
400 कुछ समथिंग, 400 शायद 36 रुपए आपको प्रीमियम भी डालना पड़ेगा, 436 या 56 ऐसा कुछ प्रीमियम भी डालना पड़ेगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं सबको मिलेगा। ठीक, अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी है किसके लिए, हाँ अगर मान लो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन जो यहाँ पर पूछ दे कि अटल पेंशन योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर से रिलेटेड है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली मेजर नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो जो एक्सपेंडिचर मेथड है, देखो नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, और एक होता है इनकम मेथड, इनकम मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इनकम मेथड का नहीं पूछ रहा है आपसे, वैल्यू एडेड मेथड का नहीं पूछ रहा है, इनकम आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड का जो कंपोनेंट होता है, जो जिसे आप बोलते हैं, एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक होता है प्राइवेट फाइनल, एक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर होता है आपका, एक होता है कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर, ठीक। और जो लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अब इनकम मेथड के कौन कौन से? एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक होता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। अब जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, इनकम, इन सब के बारे में मैं आपको जैसे जैसे आगे आएगा जो जब क्लास होगा उसमें मैं डिटेल में समझा दूंगा। बस इतना जानो, नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आईसी, ठीक है। तो ये मेन चीज होता है, मेन कंपोनेंट होता है। नेशनल इनकम जब भी निकालते हैं तो 3 तरीके से, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर का आपका पूछ रहा है, अब एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, इसका नहीं पूछ रहा है, इनकम और वैल्यू एडेड का नहीं पूछ रहा है, आपसे एक्सपेंडिचर का पूछ रहा है। तो देखो अभी जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि सी प्लस आई जी, अब ये समझ में ही नहीं आएगा सी क्या है। तो सी रिलेटेड फॉर व्हाट? कंज्यूमर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन सी फॉर व्हाट? कंजप्शन। आई फॉर स्टैंड फॉर व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कब होता है? इन्वेस्टमेंट से, तो आई फॉर इन्वेस्टमेंट। जी फॉर व्हाट? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड, ठीक है। एक्स माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब देखो तीनों को ऐड करके हम जब निकालते हैं तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या करते हैं? अब भाई आपके पास कितना इनकम है ये कैसे पता चलेगा? जब आप खर्चा करोगे तो आप कितना खर्चा कर रहे हो सबको ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। जब सबको ऐड कर देंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्सन की इनकम क्या है। जैसे हमारे आसपास की सोसाइटी में पता चलता है ना कि किसी के खर्चे से हम बता सकते हैं कि किसी का इनकम क्या है, राइट। तो वैसे ही कुछ यहां पर भी लगाया गया। तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि ये नहीं होगा सी प्लस आई, क्योंकि गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं घटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इन दोनों को सबको ऐड नहीं करना है, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालोगे? और ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना यानी 2025 में जो क्वेश्चन बना, हो सकता है आपके सामने ये दे दे, फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल ग्रॉस और नेट एक्सपोर्ट, ऐसे करके दे दे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी दे हमें क्वेश्चन आसानी से करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका एक्सपेंडिचर दिया है, नेशनल इनकम, इनकम मेथड दे दे, तो तीनों को ऐड कर देना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इनकम मेथड निकल जाएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे वैल्यू एडेड मेथड का, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। एक्सपेंडिचर मेथड पूछ चुका है, हो सकता है कि इनकम मेथड पूछ ले, हो सकता है कि वैल्यू एडेड मेथड पूछ ले। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो उससे टेंशन मत लो। जब मैं आपको
क्लासेस कराऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है in India poverty estimation are based on the survey conducted by the National Sample Survey Organization under which ministry does the NSSO function। अब NSSO फंक्शन किस मिनिस्टर के अंडर में करता है? तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर और अफेयर मिनिस्टर तो होगा नहीं। अच्छा, कंज्यूमर और अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो प्रहलाद जोशी है। ठीक है, कौन है? प्रहलाद जोशी है, इनका नाम याद रखना। फिर नेक्स्ट बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, हाँ यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ, इसके मिनिस्टर कौन है आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है? तो निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ये चीज याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होगा। और इसके मिनिस्टर कौन है? तो मनसुख मांडविया, और यही आपके यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। ठीक है, आपको कॉमेंट करके बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मिनिस्टर कौन है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो सिर्फ देखना नहीं है, काम भी करना है, अपने हाथों को चलाते रहना है, आंखों को चलाना नहीं है, हाथों को भी चलाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। तो इसमें कौन कौन मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर कौन है? तो प्रहलाद जोशी होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एनएसएसओ किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? तो मनसुख मांडविया जी हैं, और यही हमारे स्पोर्ट्स और कौन है? स्पोर्ट्स और यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन किस मिनिस्ट्री में आता है, तो ये नॉर्मल है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, ये सब करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है which of the following statement is true regarding the establishment of central sector undertaking in India। सेंट्रल सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया मतलब आपके बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो अपनी गवर्नमेंट ओन कंपनियां क्यों बनाती है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी भारत में केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र में उपकरणों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंट वाली बात तो सही लग रही है मुझे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। दे आर सपोज टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर को भी तो मौका देना है, रिड्यूस क्यों करेगा, इसका क्यों ये टारगेट होगा? तो ये ऑप्शन गलत मुझे लग रहा है। दे आर ओनली एक्सपेक्टेड टू जनरेट द ग्रेटर प्रॉफिट फंड टू इंडियन बजट। ओनली सिर्फ यही होगा, और कोई गवर्नमेंट बजट में फंड करने के लिए कोई नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। तो जहां पे भी ओनली आए तो इसको तो काट ही दो। ठीक है, ये गलत ही है। दे आर एस्टैब्लिश्ड सोली यहाँ पर भी सोली वाला वर्ड भी काफी ज्यादा क्या है, एक तरीके से सिर्फ इसी चीज को दिखा रहा है, फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी ये भी आपका ऑप्शन गलत है, सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन यही इसका मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव देखो, ऑप्शन आपको 3 और 4 ऑलमोस्ट ठीक ठाक लगेंगे, हो सकता है आप इस पे जा सकते हो, लेकिन देखो जो राइट आंसर है सेल्फ रिलायंट जब हम बोलते हैं तो इसमें सब चीज आ जाएगा। ठीक है, यानी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुलफिल द ऑब्जेक्टिव इज सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट की अपनी कंपनियों को बनाना। ठीक है, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कौन से 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्रीज को लगाने की योजना या अपना प्लान बनाया था, कि भाई इस 5 ईयर प्लान में, कौन से 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस की थी? तो ये मुझे आपको बताना है, साथ ही साथ आपको मुझे बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, सर्च नहीं, अभी कमेंट में बताओ। प्लस मुझे ये आप बताओ कि कौन से 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से जानेंगे, कौन से नंबर के 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से जानेंगे। फिर साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि कौन से 5 ईयर प्लान में इंडिया ने एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस, देखो फिर सेंसस आ गया, सेंसस से रिलेटेड मैंने आपको कुछ डिटेल समझा दिए हैं। अब इसमें जो है, अब ये बताओ कि लिटरेसी, इंडिया का लिटरेसी क्या है? इंडिया का लिटरेसी 74.04% है ओवरऑल लिटरेसी। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहां पर फीमेल लिटरेसी जो रिकॉर्ड है वो मोर देन 90% है, यानी 90% से ज्यादा है। ऐसा कौन सा स्टेट या यूटीज है जहां पर फीमेल की जो लिटरेसी है वो 90% से भी ज्यादा है?
कहीं कहीं तो मेल की लिटरेसी 90% नहीं है, यहाँ पे फीमेल की लिटरेसी है। भाई बताओ तो कितने हैं ऐसे? 4 बहुत मुश्किल हो सकता है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 आंसर। और सिर्फ कौन है? केरला। केरला इज द राइट आंसर। इस यहाँ पर कितना है? 92.02% है। ठीक है, अगर ये बात है कि केरला में 92% है, तो बताओ मुझे कौन सा ऐसा यूटी है जहां पर हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, यहां पर कितना है? तो 88 पॉइंट समथिंग है, 88.8 है शायद। ठीक है, 88.8। और मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि केरला के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी है? तो वो है आपका मिजोरम। कौन है? मिजोरम। मिजोरम। इसका कितना है? 89 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना। क्लियर? ओवरऑल लिटरेसी आपसे पूछे तो 74.04%। केरला का पूछे फीमेल लिटरेसी 92.02%। ठीक है, और लक्षद्वीप का पूछे यानी हाईएस्ट लिटरेसी इन यूटीज, इन एनी यूटीज, वो आपका हो जाएगा 88%। और अगर आपसे पूछे कि केरला के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है, मान लो ऑप्शन दे दिया उसमें कि हाईएस्ट लिटरेसी किस स्टेट, सॉरी, हाईएस्ट लिटरेसी फीमेल लिटरेसी किस स्टेट का है, और उसमें मान लो ऑप्शन केरला को नहीं दिया, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब दे दिया, तो आप जाहिर से बात है आप ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ जाओगे? कर्नाटक या तमिलनाडु की तरफ जाओगे। लेकिन आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, सॉरी मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय। ये आपको बताना है कब ये स्कीम लॉन्च हुआ था। ठीक है, कब ये स्कीम लॉन्च हुआ था? शायद 2000 सितंबर 2015 में। ठीक है, अब ये स्कीम क्यों याद रखना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है 26 मार्च 2025। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो सितंबर 2015 में किया था, लेकिन डिसकंटिन्यू कर दिया 2025 में, क्योंकि गवर्नमेंट को इसका मेन मोटिव था कि जो इनपुट कॉस्ट है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, फीमेल गोल्ड ही हर चीज पे गोल्ड की डिमांड करती है। कुछ चीज हुआ तो भाई गोल्ड बनवाओ, गोल्ड बनवाओ। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट बिल है वो काफी ज्यादा आ रहा था, क्योंकि गोल्ड को हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। तो इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसे प्रोग्राम लेकर आई थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं कर पाया। तो ये जब सक्सेस नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया 26 मार्च 2025 को। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये स्कीम कब स्टार्ट किया गया? तो देखो मैंने इसका आंसर तो बता दिया। अब बताओ 2005 में? नहीं, ये रहा 2015 हमारा राइट आंसर। ठीक है, अभी मैंने 2015 में कुछ स्कीम स्टार्ट हुए, तो अभी पीछे ही बताया था कौन कौन सी स्कीम है। एक है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, एक है अटल पेंशन योजना। ये दो मैंने आज ही आपको बताया था, जो कि 2015 में। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आज के लिए इतना ही, 9 ही क्वेश्चन है इसमें। और साथ ही साथ ये भी ये तो हमारा हो गया पीवाईक्यू। हाँ, और आपको करना क्या है? आपको सारे क्लासेस जितने भी मैंने अभी पीवाईक्यू क्लासेस कराए हैं वो सारे क्लासेस को आपको देखना है, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, कोई डाउट हो कमेंट में बताना है। ठीक है, और हमारी जो क्लासेस है, जब धीरे धीरे मैं जब कंसेप्ट बेस्ड क्लास लेकर आऊंगा, हमारे पढ़ाऊ की टीम लेकर आ रही है, ठीक है, तो उस पर हम क्या करेंगे और डिटेल में इसको समझाएंगे। तो हमारे क्लासेस को ज्वाइन करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जितने भी है सबको ऑन करके रखो, ताकि आप पर आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।